नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और बिहार में इस वक्त देखिए भूचाल मचा हुआ है और ऐसे में सवाल लगातार उठ रहा है। क्या बिहार के सीएम सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं? नीतीश कुमार का इशारा क्या है? वहीं बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी को तो झटका लगा ही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे विजय सिन्हा को लेकर। उन्होंने सभी सीईओ को सख्त चेतावनी दे दी है। इसके अलावा हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरडी 4 को लेकर। वहीं बीते दिन नीतीश कुमार के आवास पर इफ्तार पार्टी हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो लगातार भूचाल मचा हुआ है, संकट आया हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। डीएम ने क्या कुछ कहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, सवाल लगातार क्यों कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर हैं। आपने देखा कि उनका समृद्धि यात्रा एक चरण का समाप्त हुआ, सीमांचल के इलाके में थे। उसके बाद अब जमुई में बीते दिन वो थे। तो जमुई में आप देखिए कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, और ऐसे जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि इस बार जो नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हुए हैं, निर्वाचित हो गए हैं, सिर्फ उनको ओथ लेने की बाकी है। तो सदन में, उच्च सदन में दिल्ली में, तो ऐसे में जब यहाँ पर सीट खाली होगा, सीट कहने का मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में वह जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में यह अंदर खाने में जो खबर चल रही है कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, गृह विभाग की बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उनको इस बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी बैठाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जितनी जगह पर मंच साझा समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सम्राट चौधरी रहे, हर जगह पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के अभी मुख्यमंत्री भी हैं, तो वह आगे करते हुए कह प्रेजेंट रहे कर हैं रहे हैं उनको। हाँ, कि यही इन्हीं को देखना है, इन्हीं को समझाइए, इन्हीं से बात करिए। और कोई एक बार एक दफा वो करे तो नहीं, लगातार कई जो जितनी भी यात्राएं हो रही हैं और जहां जहां ऐसे अवसरों पर किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं नीतीश कुमार, कि यह अब स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में अब जो है सो सम्राट चौधरी के कांधों पर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिलेगी। यह अब देखने वाली बात है कि कब मिलती है यह जिम्मेवारी, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में ओथ लेंगे तो यह 10 अप्रैल 2026 तक का ये है कि कार्यकाल है, ये जो टेन्योर है, जो अभी जो सिटिंग जो चुनाव हुआ है राज्यसभा का। तो ऐसे में यह अंदेशा है कि किस दिन तारीख को, अगर यदि 10 अप्रैल तक या 10 अप्रैल 9 अप्रैल तक जब भी होगा, तो वह उसके बाद सम्राट चौधरी के लिए यहाँ पर बिहार में एक मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित दिखाई पड़ रही है। तो बीजेपी सीएम फेस को लेकर जातीय समीकरण भी देखी, क्योंकि नीतीश कुमार की पहली पसंद तो ऐसा सम्राट चौधरी है। नहीं, देखिए, इशारा उनका यही देखिए, है। निश्चित रूप से यह फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जो अगर विद द कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार के कंसेंट लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है कि सम्राट चौधरी को वो आगे कर रहे हैं, तो ऐसे में ऐसी स्थिति परिस्थिति में सम्राट चौधरी के कांधे पर वो एक मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बिहार की मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए, लॉ-कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है, तो आप हमेशा देखिएगा कि लॉ-कुश कॉम्बिनेशन पर भी इस बार जो है सो दांव खेला गया है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, नीतीश कुमार हैं, तमाम लोग जब राज्यसभा जा रहे हैं, उच्च सदन जा रहे हैं, और फिर जो है सो यहाँ पर कुछ समाज से ही जो है सो आपको मुख्यमंत्री बनने की बात आ रही है, तो यह उनका अपना कोर वोटर है लॉ-कुश। तो उस लॉ-कुश पर वो पूरे भरोसे के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, एनडीए कह लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी कह लिया जाए, यह उम्मीद लगाए हुए हैं पूरे बिहार की आम आवाम। यानी कि आगे अब डिसीजन जो है वो बीजेपी को लेना है। चर्चा तेजस्वी को लेकर करेंगे। सर, एक के बाद एक तेजस्वी यादव को झटका लग रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप जिस ओर इशारा कर रही हैं कि वो राज्यसभा के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से उनकी पार्टी के एक विधायक ही अपने मां के अस्वस्थता का कारण बता करके राज्यसभा के चुनाव के वोट में एब्सेंट किया, यह एक बड़ा मसला है। और इसी बात को लेकर के चुनौती दी जा रही है। जो जेडीयू के जेडीयू के हाँ, के नीरज प्रखर कुमार। प्रवक्ता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि अगर यदि है दम, तो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो अपने विधायक को वोट में एब्सेंट होने के लिए, एब्सेंट करने के कारण उन पर कार्रवाई करें, तो यह आपको दिखाई। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह गणित है विधानसभा का, कि आपके पास में, राजद के पास में 25 जो सो एमएलए हैं, तो अगर यदि एक भी विधायक पर कार्रवाई होती है,
तो फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वह डगमगाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में यह जो नीरज कुमार कह रहे हैं, देखिए यही तो पॉलिटिकल भाषा है कि आप कार्रवाई करिए इस तरीके से पार्टी का सटारिकल, हाँ बाहर रास्ता दिखाइए हाँ, पार्टी से। सटारिकल वे में बोलिए और उसका लब्बो लबाब ये होगा कि जब तेजस्वी यादव कार्रवाई करेंगे फैसल रहमान पर, अपने पार्टी के विधायक पर, इस बात को लेकर के, तो निश्चित रूप से वह असंबद्ध हो जाएंगे, कार्रवाई होगी। तो यह किसको करना है? यह करना है विधानसभा अध्यक्ष को, वो लिख करके देंगे। तो जब लिख करके देंगे विधानसभा अध्यक्ष को तो उसके बाद कार्रवाई होगी तो वह 24 के आंकड़े पर चले जाएंगे आरजेडी। तो वह विपक्ष की जो कुर्सी है तेजस्वी यादव के पास वह भी खिसकती हुई दिखाई पड़ेगी। तो हमको नहीं लगता है कि देखिए जो बात फैसल रहमान ने कही है कि अपने माताश्री उनकी जो है सो इलाजरत हैं, दिल्ली में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तो इसको सहानुभूतिकल ग्राउंड पर भी देखा जा सकता है। इस पर कार्रवाई करने की हमको नहीं लगता है कोई जरूरत भी है अभी। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बीते दिनों नीतीश कुमार के आवास पर सर अब इफ्तार पार्टी हुआ। नहीं, देखिए इफ्तार पार्टी, अभी रमजान का महीना चल रहा है तो जगह जगह आपको इफ्तार पार्टी हो रहा है। जेडीयू का बीते दिन भी इफ्तार पार्टी हुआ था। उसके बाद फिर आपने देखा कि मुख्यमंत्री के आवास पर जो है सो सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। तो उस आवास पर आपको देखा हर समाज के हर तबके के लोग जुटे और तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पर, दिग्गज नेता। उसमें नीतीश कुमार की पार्टी में एक तो आपको दिखाई पड़ा निशांत कुमार, जो उनके पुत्र की जो राजनीति में एंट्री की गई है, जो उनको विधिवत रूप से जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई है। तो ऐसे में निशांत कुमार भी वहाँ मौजूद रहे और तमाम लोगों से मिलते रहे और जो एक दूसरे को आपको बधाई देना या तो वह सब कुछ आपको दिखाई पड़ा। तो यह दिखाई पड़ रही है कि जेडीयू की एक बड़ी तैयारी है कि बड़े प्लेटफॉर्म पर निशांत कुमार की लॉन्चिंग की जाए और ये धीरे धीरे आपको हर जगह, आप निशांत कुमार बीते दिन भी आपने देखा कि हज भवन में जो इफ्तार पार्टी था उसमें भी नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार गए थे। अब उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री आवास पर जो हुआ इफ्तार पार्टी, उसमें तो कई जगहों कई अवसरों पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर इनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है निशांत कुमार को, क्योंकि उनमें आत्मबल और शक्ति जगे और वह आगे बढ़ करके नीतीश कुमार का जो डीएनए है उन पर उस पर काम करते हुए दिखाई पड़े। यानी नीतीश कुमार की विरासत को निशांत कुमार आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर लगातार देखिए तैयारी चल रही है। चर्चा आगे विजय सिन्हा को लेकर करेंगे। लगातार सर सीओ पर एक्शन कर रहे हैं। नहीं, देखिए विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है और तेज तर्रार मंत्रियों में उनकी गिनती होती है, तो उप मुख्यमंत्री भी हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं, तो वह अपने विभाग के जो कई अधिकारियों पर, अधिकारी कहा जाए तो राजस्व कर्मी जो सीओ भी, उन पर कार्रवाई की है। कई लोगों को निलंबित किया गया है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ तो आप देखिए कि राजस्व विभाग के वैसे कर्मचारी जो सीओ हैं अपनी मांग को लेकर के हड़ताल पर गए हैं, उनको भी उन्होंने कई अवसरों पर चेताया है, चेतावनी दी है कि आप भौकाल मत बनाइए, भौकाल टाइट करके रहिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी, जो नियमानुकूल जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह होगी। तो इतनी बात मान के चलिए कि अगर यदि सरकारी काम में एक तरीके से वह बाधा डाल रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो यह अब उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। कंसर्न संबंधित विभाग ने यह आदेश भी बीते दिन निकाला था कि जो बीडीओ हैं जो हर प्रखंड के, उनको भी यह काम करने के लिए दायित्व दी गई है। तो ऐसे में जो सीओ इस तरीके से हड़ताल पर हैं तो वो उनको काम पर लौटने की बात कही गई है, नहीं लौटेंगे तो उनके खिलाफ जो है सो कार्रवाई भी आपको। विजय सिन्हा ने तो सर यहाँ तक कह दिया है कि जो सीओ की मांग है उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन तब तक आप काम पे लौट जाइए। निश्चित रूप से देखिए जो उन लोगों का डिमांड है, जो नियमानुकूल है, वह कई बार कई अवसरों पर विजय सिन्हा ने कहा है कि जो नियमानुकूल मांग है वह हम लोग मानेंगे, सरकार मानेगी, लेकिन आप पहले काम पर तो आइए, काम बाधित नहीं करिए। क्योंकि देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से डिजिटलाइजेशन का काम बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इसके लिए टारगेट भी रखा गया है कि हम 2027 तक हमको पूरा कर लेना है। तो ऐसे में ये लोग जो राजस्व कर्मी या सीओ, अंचलाधिकारी, ये जो काम बाधित कर रहे हैं, तो विभाग का काम बाधित हो रहा है, आम आवाम का काम बाधित हो रहा है। तो यह है कहीं ना कहीं ये एक पीड़ा की बात है सरकार की दृष्टि से अगर देखिएगा तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वो सीधे तौर पर सीओ को चेता दिया है कि आपको काम पर लौटना होगा, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। चर्चा आगे सर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर किस तरीके से पटना में प्रदर्शन हुआ सर? नहीं, देखिए बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के हम लोग लगातार देख रहे थे कि राजधानी पटना में जो ट्रैफिक को अस्त व्यस्त, यातायात को अस्त व्यस्त कर दिया गया और पटना कॉलेज के प्रांगण से वह इन लोगों का जो प्रदर्शन हुआ वह
आपको गांधी मैदान तक जो जेपी गोलंबर है वहां तक पहुंचा, वहां पर पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा के इन लोगों को रोका और वहां पर तू मैं में आपको हुआ, हल्का धक्का मुक्की भी पुलिस के साथ हुआ और उसके बाद धरने दे करके लोग सड़क पर बैठ गए। तो ये इन लोगों का डिमांड है बीपीएससी टीआरई 4 का, और छात्र नेता दिलीप उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो कि देखिए इसमें है क्या कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 4 को लेकर के जल्द से जल्द विज्ञापन निकाले और वैकेंसी निकाल के यह जल्द इन लोगों का ऑब्जर्वेशन हो, ऑब्जर्व किया जाए इन लोगों को। नहीं करने के कारण यह जो इन लोगों में बेचैनी है कि कब होगा, क्या होगा और कितने पद होंगे, यह स्पष्टता के साथ इन लोगों का डिमांड है। लेकिन अभी तक सिर्फ डिमांड हो ही इन लोगों का है, लेकिन सरकार की ओर से या कह लिया जाए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अभी तक विज्ञापन पब्लिश नहीं किया गया है। चर्चा आगे एलपीजी संकट को लेकर पटना के डीएम ने बड़ी बैठक की है, क्या कुछ हुआ सर उस बैठक में? देखिए पटना के जिलाधिकारी तो कर ही रहे हैं, आप हर जिलाधिकारी अपने अपने जिले में इस तरीके से बैठक कर रहे हैं और सरल और सुलभ जो रसोई गैस जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको एलपीजी कहा जा रहा है, उसको सरल और सुलभ जो भी है, किसी को लाइन न लगना पड़े इसको लेकर के और पैनिक नहीं किया जाए, यही है। और पटना के जिलाधिकारी ने इसी विषय को लेकर के तमाम जो 75 वार्ड हैं उसके वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की और कहा कि इसमें पैनिक नहीं होने की जरूरत है, सब कुछ सरल और सुलभ है। लेकिन एक तरफ तो यह सरल और सुलभ कहा जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि गैस का जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो लोग दे करके दर दर घूम रहे हैं। सुबह से 3 बजे से लाइन लगी हुई है सर। जब लाइन लग रही है तो वह अब गैस एजेंसी पर कार्रवाई कर दीजिएगा तो इससे समाधान नहीं होगा। आपको गैस, आप देखिए कि उसको कितना लोड डिस्ट्रीब्यूशन उसको मिल रहा है और वह आम आवाम तक पहुंचा रहा है कि नहीं। मान लीजिए उसको एक ट्रक लोड मिला, 200, 300, 400, 500 लोड आ रहा है तो वह 500 को ही देगा, वह 600 को तो नहीं देगा। लेकिन तब है कि 100 लोग लाइन पर लगे हुए तो उसको कैसे उपलब्ध कराएगा? आप उसको जिलाधिकारी, कोई भी जिलाधिकारी, कहीं का भी जिलाधिकारी हो, अगर यदि उस गैस का जो वितरक है उस पर कार्रवाई करिएगा तो उससे समाधान नहीं होगा। इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। कैसे होगा? जो लोग एम्प्टी जो गैस सिलेंडर है, रसोई गैस, उसी को लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। यह देखिए, हालांकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से हर तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन जब तक रसोई गैस की उपलब्धता नहीं होगी तो वितरक क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? उसको पैदा तो करेगा नहीं, उसको बनाएगा तो नहीं। तो यह एक समस्या तो है पूरे स्तर पर, लेकिन इसको जिला प्रशासन को भी सॉफ्टली देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये लोग जो लाइन लगाए हुए हैं, इन लोगों के अंदर तो कोई शौक है नहीं कि सुबह से जाकर के लाइन लगाएं। और अगर यदि उनको लगता है कि ये गैस सिलेंडर है तो उसको टेस्ट कर लेना कि ये गैस सिलेंडर खाली है रसोई गैस की भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है लेकर के कोई लाइन तो लगाएगा नहीं, जब खाली है तभी कोई लाइन भी लगा रहा है। तो सरकार को हो या जिला प्रशासन को हो, इस पर थोड़ा सा सॉफ्ट और लचीला रुख अपनाने की जरूरत है। कई जगहों पर सर होटल और कैफे में सील भी उसको किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, बड़े बड़े रेस्तोरों की बात आप छोड़ दीजिए, कैफे की बात छोड़ दीजिए, आप चलिए बड़े बड़े हॉस्टल जो छात्रावास हैं, लड़के की हो या लड़कियों की हो, प्राइवेट जो चल रहा है या सरकारी जो कम्युनिटी किचन चलता है, उसमें भी देखिए आपको है तो वह मचा हुआ है। कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर की इसी तरीके से आपको मारामारी है, डोमेस्टिक जो घरेलू गैस है उसके लिए मारामारी है। तो निश्चित रूप से देखिए, सरकार प्रयासरत है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन उपलब्धता भी कितनी है यह भी तो देखा जाए। यह सबसे बड़ी बात है। सरकार को, प्रशासन को इस पर भी नजर बना के रखनी चाहिए। डीएम ने यह भी कहा है कि लोगों से अपील की है कि पैनिक होकर आप बुकिंग ना करें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।